आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर 6,700 करोड़ रुपए से जायद के 23 तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजी शंकर आई अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा कि ये आंखों का अस्पताल रूहानियत और जदीद। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारान की पहली फहरिस्त जारी की। देवेंद्र फडणवीस नागपुर जुनूब मगरिब सीट से मैदान में। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज कांग्रेस की मीटिंग। दिल्ली रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका। फॉरेंसिक साइंस लैब, एनएसजी और दिल्ली पुलिस जांच में मसरूफ। दिल्ली पुलिस ने धमाका खेज मवाद एक्ट के तहत की एफआईआर दर्ज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी में तकरीबन 6,700 करोड़ रुपए के 23 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इनमें हवाई अड्डे के मुतअद्दिद बड़े मंसूबे शामिल हैं जो मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में काफ़ी मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रीवा हवाई अड्डा, मां महायाद्या हवाई अड्डा और अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारतों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे की तौसी और आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बड़गावगुड़ा हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारतों, नए सिविल इनक्लेव की तामीर का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर तरक्याती मंसूबे भी तोहफे में दिए। इनमें खेलो इंडिया स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की असर-ए-नौ तामीर के फेज 2 और 3 का इफ्तिताह भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक नुमाइश का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का इफ्तिताह किया। यह अस्पताल लोगों को आंखों से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल का अच्छा इलाज करवाने में मददगार होगा। आंखों की देखभाल के लिए आलमी मयार की सहूलियात मिलने से अवाम को बहुत फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल का मुआयना किया और वहां दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने काची कामकोटी पीठ के शंकर विजय नंद्र सरस्वती स्वामी से भी आशीर्वाद लिया। काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली हुकूमतों ने पूर्वांचल जैसे खत्ते में सेहत खदमात पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले एक दहाई में इस खत्ते में जदीद तिब्बी खदमात फराहम करने की सिमत में बहुत काम हुआ है। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक
नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। और कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। लोगों की तरक्की को यकीनी बनाने में वजीर-ए-आजम की कोशिशों की तारीफ करते हुए स्वामी जी ने मजहब और सकाफत की तरक्की के लिए किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। स्वामी जी ने अपने खिताब में सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का भी जिक्र किया। ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये विश्व में आदर्श सरकार के रूप में चैतन्य के साथ, जानकारी और जागृति के साथ जानवर सहित सबका कल्याण के लिए ये सरकार के तरफ से बहुत सुंदर काम हो रहा है। और वाराणसी में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सड़कों पर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा हुआ और वजीर-ए-आजम का तहे दिल से इस्तकबाल किया। लोगों ने वजीर-ए-आजम के काफिले पर फूल निछावर किए। वजीर-ए-आजम ने भी लोगों को हाथ हिलाकर इस मोहब्बत के लिए इज़हार तशक्कुर किया। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब, जहां महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से, बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर वामनकल्ले काममट्टी से, रियासत के वजीर गिरीश महाजन जामनीर से अपनी सियासी किस्मत आजमाएंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडी इत्तेहाद के जरिए पार्टी को कम सीटें देने के ऐलान से नाराज है। आरजेडी ने रांची में वाक़े रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इत्तेहाद के सरबराह हेमंत सोरेन से इस मसले पर हमदर्दी से गौर करने का मुतालबा किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के रुकन पार्लियामेंट और तर्जुमान मनोज झा ने कहा कि आरजेडी इंडी इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 20 से 22 असेंबली हलकों में हमारी पार्टी की अच्छी गिरफ्त है। मनोज झा ने कहा कि इस बार 12 से कम सीटें काबिल कबूल नहीं हैं। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे, एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 में मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए।
मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान मुल्क में तिब्बी तालीम को नुमाया तौर पर फरोग दिया गया है। आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़कर 786 हो गई है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में मेडिकल सीटों की तादाद 51,000 से बढ़कर 1,15,000 हो गई है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 10 साल में 387 देश के मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन इंक्रीज टू 786 एंड अभी 156 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस। अगर मैं मेडिकल सीट्स की बात करूं, द इंक्रीज इज 125%। 51,000 मेडिकल सीट्स थी 2014 में, 1,15,412 मेडिकल सीट्स हैं एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा है 75,000 सीट्स विल बी एडेड इन नेक्स्ट 5 years एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के तमाम कुनबों के अफराद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है और इस तनाजुर में हवाई सफर को आम आदमी के लिए ज्यादा आरामदेह और काबिल रसाई बनाने के अज़्म के साथ काम किया जा रहा है और इसके अलावा फिजाई खदमात छोटे शहरों तक फैल रही है, जिसकी वजह से सनती और कारोबारी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे ने मुख्तसर तरीन मुद्दत में मुकम्मल होने की तारीख रकम की है। सिर्फ 16 महीनों में ग्वालियर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत की तामीर मुल्क में तेज रफ्तार काम की एक अच्छी मिसाल है। काबिल जिक्र है कि मुल्क की शहरी हवाबाजी की तारीख में सबसे कम वक्त में राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर की नई टर्मिनल इमारत मुकम्मल हो गई है। इसमें ग्वालियर की सकाफती और शान शौकत और फन तामीर की झलक नजर आती है। टर्मिनल की इमारत का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड 16 माह में 498 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया। जदीद तरीन हवाबाजी की खदमात से लैस ये टर्मिनल बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात से आरास्ता है। तकरीबन 20,230 मुरब्बे मीटर के रकबे में वाक़ ये टर्मिनल इमारत 1400 मुसाफिरों को बेक वक्त सहूलियात फराहम करने की सलाहियत रखती है। फिलहाल ग्वालियर से अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई और अयोध्या के लिए हवाई परवाजें दस्तयाब हैं। इस टर्मिनल की तामीर से शहर के सनती इलाके समेत आम लोगों को काफ़ी सहूलत मिली है और शहर के सनतकारों समेत आम लोगों का ख्याल है कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल की तौसी से उन्हें काफ़ी सहूलत मैसर आई है और शहर मुसलसल तरक्की की जानिब गामजन है। ग्वालियर का एयरपोर्ट बने ये बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी और इसके पीछे जो रीज़न था कि किसी भी शहर की एयर कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उस शहर का उतना बड़ा औद्योगिक विकास होगा, तेज़ी से आर्थिक रूप से संपन्न होगा। हमारे इसके अंदर फ़्लाइट्स जो चलती थी बहुत सीमित थी, जो साप्ताहिक रूप से चलती थी। अगर सिविल एयरपोर्ट बन जाए तो हमें हर जगह की फ़्लाइट आगे पीछे मिलने लगेगी। इसी सोच के साथ एक लंबे समय से इस शहर की डिमांड थी। जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर बने और एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट की जो स्थापना हुई, निश्चित रूप से ये ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत बोर्ड के 51 ओहदों को खत्म करने का फैसला किया है। रियासती बिजली मुलाजमीन यूनियन ने हुकूमत के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और इस मामले पर यूनियन का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ मुलाजमीन मुतासिर होंगे बल्कि रियासत के लोगों को फराहम की जा रही सहूलियात पर भी असर पड़ेगा। सरकार द्वारा एक फैसला लिया जिसको हमने जमा बिजली बोर्ड में आज बनाया है। बिजली बोर्ड में लगभग 51 पोस्टें फ्रंट कैटेगरीज की, जिसमें एक्सएन है, एससी है, एसटीओ है, उनको ख़त्म किया है, एबलिश किया गया। और हमारा ज्वाइंट फ्रंट पे इस पर बड़े पहले से सरकार से मैनेजमेंट से एक गतिरोध रहा है। मांग कर रहे थे कि पोस्टें एबलिश करना बिजली बोर्ड के हित में नहीं है, क्योंकि ये पोस्टें लगभग 1971 से जब से बिजली बोर्ड बना तब से बिजली बोर्ड में थी और एक जो बिजली बोर्ड का ढांचा बना है उस ढांचे के साथ छेड़छाड़ होगी। आज भी ये जितनी कर पोस्टें हैं जो पोस्ट एबलिश करी है, मैंड है, उस पर अधिकारी काम कर रहे थे और उनको इधर उधर ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली के रोहनी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ है।
धमाके के फौरन बाद धुएं के बड़े बादल उठते दिखाई दिए, जिससे मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। फायर डिपार्टमेंट को इस वाकये की इतला सुबह तकरीबन 7:50 पर मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर 2 फायर इंजनों को मौके पर रवाना किया गया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को सील कर दिया। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि करीबी दुकानों और घरों के शीशे टूट गए और इस वक्त पुलिस के साथ स्पेशल सेल, NIA और NSG की टीमें मौके पर मौजूद हैं और धमाके की वजूहात की जांच में मसरूफ हैं। CRPF के अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और केस जल्द ही स्पेशल सेल को सौंप दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाके पर दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी ने कहा है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच की टीम और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रहे हैं। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि CRPF स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और सिक्योरिटी ने बारामुल्ला के उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन में भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौजियों ने मशकूक सरगर्मी देखी और ललकारा, जिस पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। बिहार के भागलपुर के सनहोला में मंदिर और मूर्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इसे फसादात कराने की साजिश करार दिया। उन्होंने इस वाक़े के लिए RJD और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भागलपुर के सनहौला में सवेरे 5 बजे घुस करके आतताइयों ने मंदिर को, मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं ये दावे के साथ कहूँगा, सूत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि इसके पीछे RJD और कांग्रेस के लोग हैं। वो दंगा कराना चाहते हैं और दंगा कि गिरिराज सिंह के यात्रा के उपरांत ये हुआ है। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि RJD कांग्रेस के लोगों का हाथ है इसमें। भले मुसलमान को आगे किया है और राहुल गांधी, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी खुली छूट दे दी है। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। दारुल हुकूमत में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ जमुना नदी में पानी से ज़्यादा झाग नजर आ रहे हैं। आलूदगी की सूरत हाल ऐसी है कि आंखों में जलन, गले में खराश, दम घुटना वगैरह जैसे मसाइल लोगों में आम होने लगे हैं। दिल्ली और NCR के आसमान में धुंध छाई हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के आनंद विहार में AQI 454 रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह से मगरबी दिल्ली के मुंडिका में AQI 341 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक 200 से ऊपर AQI को खराब समझा जाता है। दिल्ली में बिगड़ते हुए हवा के मयार पर कांग्रेस लीडर अभिषेक दत्त ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडरों को इस वक्त पटाखे फोड़ते और जश्न मनाते हुए देखा गया जब दिल्ली के लोग फिजाई आलूदगी का शिकार थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस से आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के बाद ढोल नगाड़े पटाखे बजाते हुए दिखाई देते हैं जब दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन से लोग परेशान हो रहे होते हैं। मैंने खुद उस समय डिमांड करी थी दिल्ली पुलिस से कि FIR रजिस्टर कीजिए। जब केजरीवाल जी बाहर आए, दिल्ली में इतना प्रदूषण था और इन्हीं के गोपाल राय जो एक दिन पहले दिल्ली के अंदर क्रैकर बैन की बात करते हैं और वही लोग बाहर पटाखे फोड़ते दिखाई दिए। ये कल्प्रिट्स हैं, दे आर द पीपल और रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। और अब जाके केवल फोटो खिंचाने का काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 9.5 साल की गवर्नेंस के बाद में हमने देखा जब अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी,
वो रोड के गड्ढे भर रही थी। रोडों के गड्ढे भरना, एयर पोल्यूशन के समय फोटो खिंचाना और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देके दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, ये आम आदमी पार्टी का पुराना खेल है जो दिल्ली के लोग जान चुके हैं। तो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के वाकयात को दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी का जिम्मेदार समझा जाता है। सख्त अहकामात के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं और इस हवाले से पंजाब के काश्तकारों का कहना है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है और न ही उन्हें पराली हटाने का कोई तरीका बताया जा रहा है। शुमाली भारत में बढ़ती हुई आलूदगी में पराली का अहम किरदार है। इस बात को जहन में रखते हुए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक फैक्ट्री ऑपरेटर किसानों से 2 से 3 रुपए फी किलो के हिसाब से खूंटी और गन्ने खरीदकर बायोमास ब्रेटेक्स तैयार कर रहा है। ये ईंधन फैक्ट्री में नस बॉयलर्स में इस्तेमाल होता है, जिससे फैक्ट्री से पैदा होने वाली आलूदगी से निजात मिलती है। अब किसान पराली को खेत में न जलाकर फैक्ट्री में बेच सकते हैं और इससे माहौलियात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इससे जमीन की सेहत पर भी कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा और सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने पर की जाने वाली कार्रवाई से किसानों को भी राहत मिलेगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद इस बार राम की पौड़ी में मुनक़िद होने वाला पहला दीप उत्सव और भी अजीमुल शान होगा। गुज़िश्ता रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दीप उत्सव के जरिए नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां भी जोरों शोर से की जा रही हैं। दरियासना राम की पौड़ी दरियाए दिया लगाने के लिए यहाँ पर मार्किंग का काम आखिरी मरहले में है। दीप उत्सव के नोडल अफसर एस मिश्रा ने कहा है कि इस बार चरागों की तादाद 25 लाख होने के साथ ही दीप उत्सव प्रोग्राम में मजीद 5 घाट शामिल किए गए हैं, जिससे घाटों की तादाद 55 हो गई है और कुल 90,000 लीटर तेल से 25 लाख दिए रोशन किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है और टारगेट बढ़ा हुआ है। 21 के सापेक्ष 25 लाख का टारगेट हम लोगों को प्राप्त करना है। उसके लिए 28 लाख कम से कम दीपक को हमें घाटों पर 55 घाटों पर प्रज्वलित करना होगा। घाटों की संख्या बढ़ी हुई है, लगभग 5 घाट हमारे बढ़ गए हैं गत वर्ष की तुलना में। इटली में मुनक़िद G7 वुज़राए दिफा की मीटिंग में अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और इसके एतराफ़ में हमले कम करे। इजरायली हमलों में शहरी मुसलसल हलाक हो रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि मसाइल बातचीत के जरिए हल हों ताकि सरहद की दोनों जानिब के शहरी अपने घरों को वापस जा सकें। लॉयड ने शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन की जंग में फ़ौज भेजने की खबरों पर भी तशवीश का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हमले के बाद इजराइल ने बैरूत और गजा पर बमबारी की है। इजराइल ने बैरूत के जुनूब में दहिया शहर पर कम से कम 10 फिजाई हमले किए हैं, जो हिजबुल्लाह के अहम दफातर का मरकज है। हमले के बाद शहरियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई है और इससे कबल हिजबुल्लाह ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की थी और इस हमले के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुला चैलेंज किया था और कहा था कि मुझे कत्ल करने की कोशिश हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इजरायली फौज ने हमास के रहनुमा याह्या सिनवार और उनके अहले खाना को 7 अक्टूबर के हमलों से चंद घंटे कबल एक नामालूम मकाम पर एक सुरंग से गुजरते हुए देखा है। ताहम खबर रिसा एजेंसी रॉयटर्स ने फुटेज के मकाम या तारीख की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है। काबिल जिक्र है कि सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमास के हमले में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। वो 1 साल तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन के बाद इजरायली फौज के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने अहम बयान दिया है। कमला हैरिस ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के कत्ल से मिलने मौके से फ़ायदा उठाना अहम है। उन्होंने कहा है कि इस मौके को जंग के खात्मे और यरकमालियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए किया जाना चाहिए।
वहीं रूस और यूक्रेन ने जंगी कैदियों का तबादला किया, जिसमें फरीकैन ने 95 कैदियों को एक दूसरे के हवाले किया है। फौजियों के तबादले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूस के साथ यूक्रेन के जंगी कैदियों का तबादला जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन फौजियों के तबादले में सालिस का किरदार अदा किया। यूक्रेनी पार्लियामेंट के इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने कहा है कि जंग के आगाज के बाद से ही 58वें ये रिहाई है, जिससे वतन वापस जाने वाले कैदियों की कुल तादाद 3767 हो गई है। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज मैच के आखिरी रोज न्यूजीलैंड के 107 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज मैच के 5वें दिन जसप्रीत बुमराह ने खाता खोले बगैर यहां पर टॉम लिथम को LPW आउट किया और डेविन को भी उन्होंने 17 रन बनाने के बाद बुमराह की गेंद पर हो गए। ताहम इसके बाद कोई विकेट ना गिरा और वेलियंग और रचिन रविंद्रा ने कीवी टीम को फतेह से हमकिनार कर दिया। और इससे कबल भारतीय टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 46 रन ही बनाकर आउट हो गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 402 रन बनाए थे। ताहम दूसरी इनिंग्स में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 462 रन बनाए। भारत की जानिब से सरफराज खान ने 150 और ऋषभ पंत ने 99 रन बनाए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। सीखो, भविष्य नए भारत का। एक टाइम ऐसा था जब जिसको देखो आप क्या करना चाहते हो या क्या करोगे, बीपीओ में जॉब करेंगे। एग्जैक्टली ये बीपीओ जॉब और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हैं? जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो दैट्स हाउ यू आर एबल टू एक्सप्लोर योर नॉलेज एंड स्किल्स ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आपने क्यों सोचा कि आप एक बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन करें? I started my career at a very, at the age of 41, I tried my career in BPO. Oh, at the age of 41 you started? I started. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की, खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। हर रंग के धागे और उनसे बुनी हुई अपनी अपनी कहानी, तरह तरह के डिजाइन्स में ढलने का हुनर, परंपरा और संस्कृति को पिरोते हुए नए रूप में वाओ जिंदगी। देखो वाओ जिंदगी, देश के रंग धागों के संग। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।